तो अगर आज एनडीए वर्सेस इंडिया वर्सेस बीएसपी होगा तो ऑपोजिशन वोट जो है वो स्प्लिट होगा इंडिया अलायंस और बसपा में, जिसका एक नेचुरल फायदा जो बीजेपी को 2014, 17 और 2022 में देखने को हमें मिला, तो वो एक एडवांटेज है। अब है कि इसमें मायावती जुट जाती है, मान लेते हैं इस अलायंस में, तो मायावती जुट जाते हैं इस अलायंस में तो अरिथमेटिकली 50-50% दोनों का वोट शेयर लगभग हो जाता है। आप लोग बहुत समझदार हैं, आप समझते हैं कि यूपी की राजनीति में क्या होता है और कौन कैसे जीत रहा है ये भी समझते हैं, लेकिन हम आपके लाए हैं बड़का समझदार आदमी जिन्हें आप लगातार यूपी तक पर देखते हैं और जिनको ट्विटर पे लोग पॉलिटिकल बाबा कहते हैं, यानी कि जो पॉलिटिक्स है उसके बाबा हैं, उसकी आंकड़ों को, उसकी अंगगणित को, उसकी केमिस्ट्री को अच्छे समझते हैं। नाम है अमिताभ तिवारी, काम है राजनीति को समझना और समझाना। तो अमिताभ जी, बहुत सीधा सिंपल सवाल है एक कि जो बहुत चर्चा हो रही है INDIA, जिसे लोग इंडिया कह रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि इसको I.N.D. इस तरीके से बात की जाए, आपको क्या लग रहा है कि यूपी की अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें बिना मायावती के, तो आपको कितनी संभावनाएं नजर आ रही हैं और क्यों? देखिए, अभी अगर लोकसभा वोट शेयर की बात करेंगे तो 2019 में बीजेपी या एनडीए की जो वोट शेयर है वो 51-52% है अपना दल और इनको मिला करके, और इंडिया अलायंस जो है उसका अगर कांग्रेस को मिला दें तो 43-44% होता है, लेकिन उसमें से मायावती का 19% चला जाता है, तो अराउंड 25% वोट शेयर हो जाता है। यानी एनडीए अलायंस का वोट शेयर 50 से ऊपर है, यानी डबल है ऑलमोस्ट इंडिया अलायंस के वोट शेयर से। अब इस पे एक पॉइंट ऑफ डिबेट है कि क्या 2019 का नंबर बेस है या 2022 बेस है, जहां मायावती 22-23% से 13% तक खिसक गई। अब ये एक डिबेट है जिसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है, तो मान लेते हैं 2022 का नंबर जो आज समाजवादी पार्टी का और आरएलडी अलायंस का नंबर है वो 37% था। अब उस 37% में से भी राजभर चले गए तो लगभग 2% वो चला गया, तो 35% होता है, और कांग्रेस का मेरे हिसाब से 2-2.5% वोट शेयर होगा उस टाइम में, ज्यादा नहीं, तो ऑलमोस्ट 40% वोट शेयर है इंडिया अलायंस का, बेसिस द 2022 का विधानसभा चुनाव, जो कि रिसेंट चुनाव भी है और जो मोटा मोटी सही है क्योंकि मायावती का जो ग्राफ है वो गिरा है पहले के हिसाब से, और 50 से ऊपर है आपका एनडीए का बेस, क्योंकि 45% तो उनको विधानसभा में मिला है, और लोकसभा में हम देखते हैं कि लगभग 1/3 वोट जो है किसी भी स्टेट में प्रधानमंत्री जी के नाम पे पड़ता है, तो 50+ के अराउंड वो है, 40+ ये है, और बैलेंस आप समझ लीजिए 10-12% जो है वो मायावती का वोट शेयर है। अब इसमें अगर मायावती नहीं है तो ऑब्वियसली कोई भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट जब होती है तो जब वोट स्प्लिट होता है उसका फायदा होता है उसको। तो अगर आज एनडीए वर्सेस इंडिया वर्सेस बीएसपी होगा तो ऑपोजिशन वोट जो है वो स्प्लिट होगा इंडिया अलायंस और बसपा में, जिसका एक नेचुरल फायदा जो बीजेपी को 2014, 17 और 2022 में देखने को हमें मिला, तो वो एक एडवांटेज है ही। अब है कि इसमें मायावती जुट जाती हैं, मान लेते हैं इस अलायंस में, तो मायावती जुट जाते हैं इस अलायंस में तो अरिथमेटिकली 50-50% दोनों का वोट शेयर लगभग हो जाता है, करेक्ट, तो जिसको बोलते हैं टाई हो जाता है ऑलमोस्ट थ्योरेटिकली। अब ये अरिथमेटिक है। अब चुनाव सिर्फ अरिथमेटिक से नहीं होता है, उसमें केमिस्ट्री भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपको 2019 का गठबंधन याद हो, महागठबंधन, तो जब महागठबंधन बना था उस समय यही जो एनालिसिस हम 2019 का कर रहे हैं, 2014 के बेसिस पर महागठबंधन का वोट शेयर ज्यादा था भाजपा से। महागठबंधन का वोट शेयर सब पार्टियों को मिलाकर 44-45% था 2014 में, वहीं भाजपा का 40% था 2014 लोकसभा में। लेकिन जो हमने मोदी फैक्टर की बात करी, 40 का 50 हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, पुलवामा, बालाकोट एक्सेट्रा, और जो आपका 44-45% महागठबंधन का वोट था थ्योरेटिकली प्री पोल, वो घट करके 37% हो जाता है। इसको मैं कहता हूं इंडेक्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका जो प्री पोल वोट है वो पोस्ट पोल नहीं होता है इन एनी अलायंस, या तो बढ़ता है या तो घटता है। 2+2 4 नहीं होता पॉलिटिक्स या अलायंसेस में, या तो 5 होगा या 3 होगा। तो उस समय 44-45 से घट करके 37% हो गया, जिसका फायदा जो है वो बीजेपी को हो गया। तो सिर्फ अलायंस कर लेने से, जब जहां दो समाज जुटते भी हैं
कुछ समाज जो है वो इस अलायंस से छिटक जाएंगे। अब वो कौन से समाज है? हो सकता है ऑफ कोर्स कि जो मुस्लिम समाज है वो इंडिया के साथ ऑलमोस्ट इकट्ठा हो जाए। अभी 80% आया है, हो सकता है 100% हो जाए, 90% हो जाए, 95 हो जाए। लेकिन कांग्रेस का जो स्वर्ण वोटर है हो सकता है छिटक जाए। मायावती का जो नॉन जाटो वोटर अभी भी बचा हुआ है मायावती के पास 20-25%, जो लार्जली भाजपा के पास है, हो सकता है वो छिटक जाए। मायावती का जो जाटो वोटर है, क्या 2019 में जो वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, हमने देखा कि बीएसपी ज्यादा सीटें जीत गई, यानी एसपी का जो कमिटेड वोट है वो तो ट्रांसफर हो गया बीएसपी को, लेकिन बीएसपी का जो वोट है लार्जली दलित जाटा और नॉन जाटा, वो शायद समाजवादी पार्टी को फुल्ली ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि उसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं। यादव कुछ कुछ जगहों पे बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, वो एक कॉन्फ्लिक्ट है, दलित उनके यहाँ काम करते हैं, और सब बहुत सारी बातें। तो ये अलायंस बन भी जाता है तो इसमें जहां कुछ समाज जुटेंगे, कुछ समाजों का विघटन होगा, जिसकी वजह से 50% जो इनका एक थ्योरेटिकल वोट शेयर है वो होल्ड ऑन नहीं हो पाएगा। ये आज की बात हो रही है, आज की बात हो रही है। अब देखना होगा कि अगले 8 महीने में जब चुनाव, 8-9 महीने में चुनाव होता है, तो नैरेटिव कौन सीज करता है, कौन नैरेटिव ड्राइव करता है। अभी भी 2019 के चुनाव का नैरेटिव सेट नहीं है। क्या है नैरेटिव? अभी इंडिया की तरफ से सिर्फ है कि भाई एनडीए को हराना है, एंटी मोदी है, और बीजेपी का है कि भाई थर्ड टर्म मोदी जी को लाना है और तीसरा विश्व का सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया बनेगी। अभी सिर्फ वही एक दांव जो है एक तरह से चला गया है। तो अभी 10 महीने में देखना पड़ेगा कैसे इंडिया अलायंस जो है वो इश्यूज को उठाती है, बीएसपी को ले पाती है, नहीं ले पाती, कैसे रेबेलियन को क्वेल करती है, और आगे देखना पड़ेगा। एक सवाल इंडिया की बात, स्पेसिफिक बात करते हैं। अगर मायावती नहीं आती हैं और अगर चंद्रशेखर को उनकी जगह खड़ा किया जाता है, चंद्रशेखर को इन किया जाता है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर ऑफ कोर्स दलित, जो युवा दलित है उसमें पॉपुलर हैं। चंद्रशेखर की पार्टी शायद खड़ी भी थी 2022 हार गए थे चुनाव योगी में। आदित्यनाथ के खिलाफ। हाँ, और मुझे लगता है कि 1% वोट शेयर भी शायद उस पार्टी को मिला था अभी तक। तो चंद्रशेखर जहां उनकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन वो वोटों में तब्दील होती हुई एटलीस्ट 2022 में तो हमें दिखी नहीं थी। और जो कोर वोटर कहीं ना कहीं बसपा का जो ओल्ड वोट है, यानी जब ओल्ड वोट की अपन बात कर रहे हैं तो 35+ जो एज का वोटर है वो शायद अभी भी कहीं ना कहीं मायावती के साथ जुड़ा हुआ है, और 18 से 35 वाला जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है चंद्रशेखर को एक युवा दलित लीडर मानते हुए उनको वोट करने का। लेकिन क्या 12-13% वोट शेयर जो आज बसपा का है विधानसभा का, वो पूरा का पूरा चंद्रशेखर को या एक साइजेबल नंबर चंद्रशेखर को चला जाए, इसका मुझे डाउट है इस इलेक्शन में। क्योंकि अभी तक चंद्रशेखर, मुझे लगता नहीं है कि एक पैन स्टेट वाइड उनका एक प्रेजेंस भी है, और कुछ टैक्टिकल गलतियां भी उन्होंने 2022 में कर दी। मुझे जहां तक लगता है उनका तो वेस्टर्न, हाँ, अभी उन्होंने यूपी में बेस है, अच्छा किया है उन्होंने, वेस्टर्न यूपी बेस है। चुनाव वो लड़ गए जाके ईस्टर्न यूपी में, करेक्ट, दैट इज नंबर 1। आप रिप्लेस करना चाहते हैं मायावती को एज अ दलित लीडर, आप लड़ रहे हो योगी के खिलाफ, आप बसपा के सबसे बड़े लीडर के खिलाफ लड़ते हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता। जब आप नंबर 2 पे हैं, नंबर 3 पे हैं, आप सीधा छलांग मारना चाह रहे हैं नंबर 1 पे। जो गलती कर दी अरविंद केजरीवाल ने शायद 2014 में मोदी के खिलाफ, हाँ, उन्होंने कैंपेन किया कांग्रेस के खिलाफ, लड़ लिए जाके मोदी जी के खिलाफ, लड़ते के राहुल गांधी तो वहां शायद वो जीत गए होते उस वक्त, क्योंकि तो बनारस में उनको 2,80,000 वोट आ गए थे। तो ये सब टैक्टिकल बातें होती हैं, स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं। इनको अगर मायावती को डिस्प्लेस करना है तो मायावती को टारगेट करना पड़ेगा, मायावती को एक तरह से नीचा दिखाना पड़ेगा, इन द सेंस कि भाई उससे ज्यादा मेरे में काबिलियत है और उससे ज्यादा दलितों के लिए मैं फाइट करूंगा। तो उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है। बात है कि वो मायावती का रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकते, अभी तो नहीं है। एक आखिरी सवाल कि आपको क्या लगता है, अगर इंडिया को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैक्सिमम आप कितनी सीटें देख पा रहे हैं? एनडीए की बात ही नहीं करते, हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। कितनी मैक्सिमम सीटें आप आज के परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं, प्लस मायावती, विदाउट मायावती? देखिए, सीटों का तो मतलब कहना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए, बिकॉज 10 महीने बाद तो कोई नहीं जानता, और मैं सर्वेस के बेसिस पे ही चलूंगा आपके पास, ठीक है। तो आज अगर चुनाव हो जाता है तो सर्वेस तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी की टैली जो है वो बढ़ सकती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक ओपी राजभर जो है
वो समाजवादी पार्टी अलायंस से निकल करके आज भाजपा का उन्होंने फिर से उनकी एक तरह से घर वापसी हो गई है। अब आपको अगर 2022 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अगर आप एनालिसिस करेंगे तो समाजवादी पार्टी अलायंस का सबसे ज्यादा वोट शेयर पूर्वांचल में रहा है। हाँ। समाजवादी पार्टी ने सबसे कड़ी टक्कर दी बीजेपी को पूर्वांचल, आजमगढ़ गाजीपुर जो क्षेत्र है, जहां ओपी राजभर का भी कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहा है। हम 100% तो नहीं मान सकते, बट कुछ कंट्रीब्यूशन रहा था। और 6 लोकसभा सीटें जो बसपा जीती है इस क्षेत्र में, इंक्लूडिंग वन ऑफ समाजवादी पार्टी जो आजमगढ़, जो आज नहीं है उनके पास, जो 9 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ था 2019 में 2014 के कंपैरिजन में, उसमें से 6 सीटें पूर्वांचल में हैं। और जहां पर ओपी राजभर के आने से हो सकता है कि एनडीए अलायंस जो है ये सीटें जो है उनमें से निकालने में कामयाब हो। एक सीट मुझे ध्यान नहीं रहा, उसमें तो ओपी राजभर की पार्टी 3rd थी पिछली बार और मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज्यादा वोट आए थे उसको। हाँ। एक सीट था, मुझे ध्यान नहीं, मछली शहर में। तो ये सारी डायनामिक्स है। अब आगे 10 महीने में देखना पड़ेगा कि कैसे इंडिया अलायंस अपने को एक ऑल्टरनेटिव अलायंस के तौर पे लोगों को अपने सामने पेश करती है। क्योंकि पिछली बार टीना फैक्टर भी बीजेपी को हेल्प किया था, बिकॉज अगर कोई समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट को वोट करना चाहता था तो ये तो क्लियर था कि इन दोनों की सरकार तो नहीं बनने वाली है ना। तो अभी है कि अगर इनको वोट किया जाए तो हो सकता है इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए। तो किसी भी चुनाव में स्विंग वोटर जो है, जो 12 से 15% चुनाव के दिन डिसाइड करता है और 12 से 15% 2-3 दिन पहले डिसाइड करता है किसको वोट करना है। पिछली बार लार्जली ये स्विंग वोटर भाजपा के फेवर में गया था, क्योंकि भाजपा की लहर थी, भाजपा वाज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब इस बार इनको एक ऑप्शन तो है, कितना मजबूत है कमजोर है वो तो अगले 8-9 महीने में इनके कैंपेन के हिसाब से पता। एक चॉइस है, एक ऑप्शन है लोगों के पास। और चुनाव हवा का खेल है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं 25 से 30% लोग तो लास्ट 2 से 3 दिन में डिसाइड करेंगे कि किसको वोट करना है। और इतना तो गैप नहीं है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। विधानसभा में 7% का गैप है और लोकसभा में अभी अपन जोड़ रहे हैं जो अलायंस, अगर मायावती के साथ हो जाए तो 50-50 है और मायावती नहीं भी है तो 38-50 है। तो ज्यादा चंक ऑफ वोटर तो एंड में डिसाइड। तो हवा किसकी बनेगी? क्या इंडिया अलायंस हवा बनाता है कि हम हरा सकते हैं योगी को, हम हरा सकते हैं मोदी को, हम हरा सकते हैं MY² को, या जो MY कॉम्बिनेशन है हरा सकता है MY² को? तो इसके ऊपर सारा जो है वो डिपेंड करता है। अच्छा, एक जब आपने राजभर की बात की है, हम एनडीए की भी बात कर लेते हैं। एनडीए के बहुत सारे घटक दल हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, निषाद पार्टी है, ओपी राजभर है। आपको क्या लगता है बहुत डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ गई है इन लोगों के ऊपर? ये लोग फायदा करेंगे, नुकसान करेंगे बीजेपी का? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या ये, क्योंकि ये सीट भी तो मांगेंगे बहुत ज़्यादा, तो अगर बीजेपी इनको सीट ज़्यादा देती, क्योंकि प्रेशर होगा, क्योंकि इंडिया भी एक ऑफर तो उसका हमेशा खुला हुआ दरवाजा है कि आप वहाँ भी जाकर ज़्यादा सीटें ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका फायदा नुकसान बीजेपी को कितना है? उसके देखिए, जब ये छोटे दलों के साथ अलायंस होता है, अगर आज अपना दल निषाद पार्टी या ओपी राजभर अपने बलबूते पे लोकसभा में एक भी सीट जीत नहीं सकती, जैसे ये बीजेपी के साथ अलायंस करती हैं, तो नॉर्मल जो बेस है बीजेपी का, विच इज योर स्वर्ण वोटर प्लस नॉन यादव ओबीसी प्लस नॉन जाटव, 60% की आबादी है, लगभग 50 से 60% की आबादी। इसका वोट ट्रांसफर होता है इन कैंडिडेट्स को, और इनका अपना खुद का, जैसे अपना दल कुर्मी समाज हो गया, राजभर हो गया, निषाद हो गए, उनका वोट ऐड होकर के ये पार्टीज, तभी आप देखेंगे कि अपना दल तो दोनों बार दोनों सीट पे जीत गई। बीजेपी की सीटों का नुकसान हुआ, करेक्ट? अपना दल को नुकसान नहीं, लेकिन अपना दल को तो एक लार्ज चंक ऑफ वोट ट्रांसफर हो रहा है। बीजेपी को इन पार्टी से छोटा छोटा चंक ट्रांसफर होता है। कुर्मी उस सीट पे जो भी हो, निषाद और राजभर। अब 100% ट्रांसफर होता है कि नहीं, दैट इज वन क्वेश्चन, बिकॉज लोअर ओबीसी का वोट थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी अलायंस को भी हमने देखा है इस बार 2022 में पड़ा है। इनको ज्यादा सीटें बीजेपी देगी नहीं, 2 तो ऑलरेडी देती है अपना दल को, उससे ज्यादा उनकी डिमांड हो नहीं सकती। 1 सीट राजभर में भी, 1 सीट निषाद में भी, इससे ज्यादा, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि इनका स्ट्राइक रेट जो है इन सीटों से ज्यादा देने पर इनका स्ट्राइक रेट 100% नहीं हो सकता। अब एक एग्जांपल आपको देता हूं, इसका एग्जांपल आपको मिलेगा 2019 महागठबंधन बिहार। आरजेडी पहली बार 19 सीटों पे लड़ी 40 में से,
5 सीट आरएलएसपी 0 कुशवाहा की पार्टी, 4 सीट हम 0, 3 सीट वीआईपी है, 3 या 4 0। तो आप जो कह रहे हैं ये रिस्क बहुत बड़ा, इनको ज्यादा सीटें दी तो ये रिस्क है कि ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इनको ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। बीजेपी हो सकता है कि 78-2 है तो 76-4 हो जाए, इससे ज्यादा सीटें मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक बात और ये जयंत को लेकर है कि जयंत की बड़ी चर्चा है कि अगर जयंत की हम बात करें, आपको क्या लगता है कि वो पश्चिम में कितना प्रभावशाली हैं और वो कितना सीट ट्रांसफर, क्योंकि पिछले मतलब मैं 2019 के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 2022 के बेस पे, बहुत एक तरीके से उनकी उभार है, वो अलग किस्म की पॉलिटिक्स भी उनकी नज़र आई है और जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन भी दिख रहा है, और बीजेपी की तरफ से कहिए या कहिए कि एक हवा हमेशा होती है कि वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। अगर जयंत इंडिया में रहते हैं तो पश्चिम में आप उनको आप कितनी सीटों पर देख पा रहे हैं फाइट में, या वो कितनी सीट, क्योंकि पिछली बार 0 थे, वो खुद हार गए थे चुनाव, और अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनको कितना फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, अगर जाटों का या जाट आंदोलन का सबसे बड़ा असर तो विधानसभा चुनाव में ही देखने को हमें मिला, करेक्ट। बट उस चुनाव में भी फेज 1 या जो वेस्टर्न यूपी की अगर आप बात करें तो वेस्टर्न यूपी में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ भाजपा का इन टर्म्स ऑफ सीट्स, ज़्यादा नुकसान इस तरफ हुआ है जो अपना पूर्वांचल के साइड है, करेक्ट। तो जाट अभी भी अगर आप इंडिया टुडे एक्सिस का सर्वे देखेंगे तो जाटों का समर्थन भाजपा को ज़्यादा रहा था और आरएलडी समाजवादी पार्टी को कम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट ज़्यादा रहा था। तो अगर आज आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ रहती भी है तो ये जो वोट ट्रांसफर है, अगेन जैसे हम पहले यादव और दलित के वोट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, जाट और मुस्लिम वोट ट्रांसफर इज नॉट सीमलेस, जिसको अपन कहते हैं एकदम 100% सीमलेस वोट ट्रांसफर नहीं है, पाटा पिच नहीं है। हाँ, अब समाज हमने देखा हुआ ये विधानसभा में जहां समाजवादी पार्टी एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देगी अगर वहां किसी सीट पे, तो जाट डबल माइंड में हो जाएगा, हिंदुत्व वहां काम आने लगेगा कि भाई क्यों दिया है मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट, अगर हमारे कोटे से तो जाट लीडर खड़ा होना चाहिए, या समाजवादी पार्टी भी खड़ा कर रही है तो जाटों का प्रभाव है तो जाट खड़ा होना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। तो ये सारी बातें रहती हैं। तो उस अलायंस में रह के या इधर रह के, ठीक है, अब उनको एक चॉइस है, उनका एक जिसको हम कहते हैं कि वो उनको क्या लगता है कि कौन सा अलायंस जीतेगा। अगर आप आरएलडी का हिस्ट्री भी देखेंगे तो पहला जब आरएलडी फॉर्म हुई थी, जब आरएलडी इस फॉर्म में फॉर्म हुई थी, तो पहली बार उनका अलायंस भाजपा के साथ ही था। मुझे लगता है ये चुनाव था 2002 विधानसभा, और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज तक आरएलडी का 2002 विधानसभा में ही रहा है। अच्छी खासी सीटें विधानसभा में उन्होंने जीती थी, बेस्ट रहा उनका, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पे एक उनका नेचुरल वोट ट्रांसफर है, क्योंकि जाट वैसे भी बीजेपी को ज़्यादा वोट दे रहे हैं, यहाँ पर वो आते हैं तो जाट और भी ज़्यादा वोट करेंगे, बट बाकी समाजों का वोट जो है, नॉन यादव, ओबीसी, नॉन जाटव और स्वर्ण का वोट आरएलडी कैंडिडेट को मिलेगा, जिससे इनके जीतने की चांसेस, यानी कि अगर वो बीजेपी यहाँ पे ज्यादा है, जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन बीजेपी को क्या जरूरत है उनकी, वो एक क्वेश्चन है कि बीजेपी अगर आज सर्वेज में 72-73 सीटें बिना आरएलडी के जीत रही है, तो आरएलडी को ला करके वो एक सीट डिस्ट्रीब्यूशन में कॉम्प्लिकेशन क्यों करे, ये भी एक सवाल है। हाँ, अगर बीजेपी के इंटरनल सर्वेज या आगे 8-9 महीने में लगता है कि नहीं बीजेपी यहाँ से सीटें 64 से भी खिसक रही हैं, तो हो सकता है बीजेपी फिर सोचे कि भाई ठीक है, एक आरएलडी का बफर अपन ले लें। लेकिन आज की डेट में तो 72-73 बता रहे हैं जो सर्विस के हिसाब से, हम सर्विस नहीं भी माने तो आज की डेट में 64-16 तो है ही, और सब लोग जानते हैं कि 10 सीटें जो विधानसभा बसपा की है वो तो बचाने में वो कामयाब रहेंगी नहीं अगर वो अकेले लड़े। तो क्या वो अखिलेश को ट्रांसफर होगी? कौन सी 16 सीटें? 10 सीटें जहां पे बसपा जीती हैं वहां पे 5 मुझे लगता है पूर्वांचल है, तो वहां पे एक राजभर एंगल भी आ जाता है, सो वो इजीली समाजवादी पार्टी अलायंस को ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब वो कड़ी टक्कर हो जाती है। 5 सीटें आई थिंक 2-3 वेस्टर्न यूपी की हैं, वेस्टर्न यूपी वाले सीटों में, हाँ, जहाँ पे आरएलडी से अलायंस है तो हो सकता है वो सीटें वापस कर बसपा से शिफ्ट हो सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। यानी कि मैं एक इसको कंक्लूड करता हूं कि आज की सिचुएशन अगर हम माने तो जो इंडिया और एनडीए की बात है तो वो पिछला वाला ही भी नजर आ रहा है, 16 और 64 का जो एक फॉर्मूला दिख रहा था, अगर आप मायावती हो ना हो तब भी एक किस्म से। हाँ, मतलब मायावती आती हैं तो वोट शेयर के हिसाब से थोड़ा कॉन्टेस्ट क्लोज हो जाता है, फिर सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट हो जाता है कि किस सीट पे कौन सा कैंडिडेट है और वोट ट्रांसफर कितना हो पाता है और कितना ये चुनाव इंडिया अलायंस जो है वो लोकलाइज कर पाती है।
प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे जितना ज़्यादा वोट पड़ेगा उतना इन सीटों में इन अलायंस का इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे जितना वोट कम पड़ेगा उतना अलायंस का जो इम्पैक्ट है वो लोकल सीट्स में हमको देखने को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर अलग रहती हैं तो ये 64-16 वाला जो अभी का आंकड़ा है वो ब्रॉडली उसके आसपास के नंबर्स हैं। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में इंडिया और एनडीए गठबंधन की। हमारे साथ अमिताभ जी थे। हम ऐसे ही आपको लगातार इस पूरे चुनाव तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम आपको समझाते रहेंगे कि यूपी में फिलहाल राजनीति किस दिशा में चल रही है। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यूपी तक के लिए, और आपसे गुजारिश भी है कि आप यूपी तक के साथ ऐसे ही आते रहें और दर्शकों को बताते रहें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप रखिएगा। जब कभी भी अमिताभ जी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे तो वो सवाल हम उनसे जरूर लेंगे। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।